हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम ठोस अवस्था का 12वां भाग देखेंगे और इसमें जानेंगे हम ठोसों के चुंबकीय गुण जिसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। शुरू करने से पहले एक बात आपसे है कि ये जो मैं जितना भी इसमें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी के हेडिंग्स हैं। हो सकता है आप कोई प्राइवेट किताब पढ़ रहे हो तो उसमें कोई हेडिंग्स दिया होगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है, छूट जाता है। तो आपको लगता है कि इस टॉपिक से जो आप प्राइवेट किताब पढ़ते हैं जिससे लगता है कि नहीं इस टॉपिक से आपके परीक्षा में एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप उस टॉपिक को कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अलग से, आप प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। वीडियो एक और बात, वीडियो आपको अपलोड होगा ज़रूर, 2 दिन 3 दिन जरूर लगेगा लेकिन अपलोड होगा। सारा मैं कंप्लीट वीडियो दूंगा इस चैनल पे, इसलिए आप घबराएं नहीं, टेंशन ना ले, जुड़े रहे चैनल से और आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा और नोट्स भी पूरा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठोसों के चुंबकीय गुण में हम जानेंगे कि ठोस, हमने पहले देखा विद्युतीय गुण, जिसमें हमने देखा कि ठोस में विद्युत धारा भी प्रवाहित होता है अगर वो धातु हो या विद्युत अपघटनीय चालक हो। तो यहाँ पे हम चुंबकीय गुण की बात करेंगे। मैं ज़्यादा इधर उधर बात करके नहीं बताता आपको, जितना किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसी को डिटेल में समझाता हूँ। इसीलिए मैं उस सारी बातों को बोर्ड पे ही लिख के समझाता हूँ ताकि इधर उधर टॉपिक से बाहर मैं ना जा सकूँ, ना आपका ध्यान इधर उधर भटके, ना आपका समय पर पास हो। इसलिए जो बोर्ड पे लिखी गई बातें इसको नोट जरूर कीजिए। आपको नोट्स में से अच्छा लगता है नोट्स बना लीजिए, नहीं बोर्ड पे भी मैं पूरा नोट्स आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपका कंप्लीट नोट तैयार हो। एक एक बात को ध्यान से सुनिए मेरा, कि जो सभी पदार्थ हैं उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, कुछ न कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं, इसका कारण है इलेक्ट्रॉन। उस ठोस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वही कारण है जिसके कारण इनके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो क्यों इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, आखिर क्या खासियत है? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में होता है। आवेश की खासियत, ये जो आवेश होते हैं इनकी खासियत क्या है? आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण का, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? चुंबक कैसे हम पता करते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है? तो जब हम कोई लोहा को किसी चुंबक के पास लाते हैं तो लोहा उसमें चिपक जाता है, यानी चुंबक के अंदर खींचने की क्षमता है आकर्षण। और किस कारण से? आवेश के कारण। और आवेश किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण। सब एक दूसरे पर निर्भर है, तो इस कारण से पदार्थों में भी क्या आ जाता है? चुंबकीय गुण आ जाता है। सभी ठोसों में कुछ न कुछ होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा खींचता है, जिसमें कम होते हैं वो कम खींचता है, और किसी में नहीं के बराबर भी होता है। अब बता रहा है कि जो एक परमाणु आप ले लो तो उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है। हमने देखा कि जो चुंबक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करता है? तो हम लोग जान गए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, आवेश के अंदर खींचने की क्षमता होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश के कारण खींचने की क्षमता आ जाती है। तो आप एक प्रयोग जरूर किए होंगे, जो सिर पे हम इस तरह कलम लगा के जब कागज को सटाते थे तो सट जाता था। तो जो इलेक्ट्रॉन का, जो सिर पे बाल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आ जाते थे, इसके कारण इस पे आवेश आ जाता था, इसलिए इस पे आकर्षण का गुण आ जाता था। तो आवेश का मतलब वही है जिसके अंदर खींचने का गुण आ जाए, इसलिए चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। छोटा है तो इसलिए छोटा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने के चलते उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। चुंबकीय आघूर्ण जो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से सूचित किया जाता है और ये होता है धारा गुणे क्षेत्रफल। हाँ, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और जितना वो क्षेत्रफल में बह रहा है उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसका दिशा
फ्लेमिंग के नियम से प्राप्त किया जाता है, जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है लंबवत 90 डिग्री पे, और बाकी सब ये धारा की दिशा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो हमें उतना डिटेल में फिजिक्स नहीं जाना, हमें तो बस यहाँ पे समझना है कि अब वो चुंबक है तो चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। क्यों होता है? तो वो दो प्रकार की गतियों से होता है। दो प्रकार की गतियों से। कौन कौन? तो पहला है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षक गति करता है। मान लीजिए बीच में ये नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षाएं हैं, इसको बढ़िया से बना देता हूँ। कक्षाएं हैं, ऐसी कक्षाओं के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो चूंकि कक्षाओं के चारों ओर गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो ये कौन सी गति कर रहा है? कक्षक गति। तो ये समझ में आया, कक्षक गति होता है। दूसरा, उसके अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति कर रहा है, एक तो नाभिक के चारों परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, दूसरा अपने अक्ष पे भी कर रहा है, यानी यहाँ पे भी राउंड मार रहा है, इस वाले एरिया पे, इस तरह है ना, अपने एरिया पे भी राउंड मार रहा है। तो यहाँ पे भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और यहाँ पे भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। सेंटर में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है लंबवत दिशा में। इसका वाला लंबवत दिशा इधर की ओर होगा, इसका वाला ऊपर की ओर होगा। तो अगर हम फ्लेमिंग नियम लगाएं तो चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की दिशा में, थोड़ा नीचे भी कर देंगे, ठीक है। ये होगा चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चुंबकीय आघूर्ण। म्यू से डिनोट करते हैं, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे जो अभी कक्षक गति कर रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझ गए बात को। जो कक्षाओं में गति कर रहा है तो कक्षक गति। दूसरा हमने देखा कि अपने अक्ष पे भी गति करता है, तो इसको कहा जाता है चक्रण गति, यानी अपने अक्ष पे चक्र लगा रहा है, चक्कर। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ समझने के लिए, इसको मैं अक्ष मान लेता हूँ, और यहाँ पे वो भी गति करता है इस तरह, इसी तरह मैं बना देता हूँ, इस तरह आपको समझ में आएगा क्लियरली, ठीक। इस तरह चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, थोड़ा इस तरह आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे चक्कर लगा रहा है, अक्ष पे, तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ से ऊपर की ओर उत्पन्न होगा, बीच में लंबवत 90 डिग्री। यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चक्रण गति, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कर रहा है वो चक्रण गति, और यहाँ पे भी उसका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। दो जगह पे चुंबकीय आघूर्ण इसका उत्पन्न हो रहा है। तो इतने सारे पॉइंट्स है। तो इतना पॉइंट अभी ठोसों के चुंबकीय गुण में हमने जाना कि इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करती है। इस बात को अभी नोट कीजिए, और कुछ पॉइंट इसमें हम आगे देखते हैं, तो समझिए बात। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे पॉइंट्स कुछ और है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण, अब हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश रहता है, कितना रहता है वो भी आप जानते हैं। तो ये आवेशित कण हो गया, कौन सा आवेश रहता है? ऋणात्मक आवेश रहता है। अब होने के कारण और इस प्रकार की गति के कारण, कौन सी गति कर रहा है? एक तो कक्षक के चारों ओर गति कर रहा है, एक अपने कक्षक पे भी गति कर रहा है। उसके कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में होता है लूप का आप नाम सुने होंगे, विद्युत परिपथ का भी नाम सुने होंगे आप। ये क्या होता है विद्युत परिपथ, समझ लीजिए। अब नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तो ये एक आवेश है। इस पे हम लोग जानते हैं विद्युत किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। ये भी कि आवेशित कण है तो इस पे भी आवेश है, ये भी घूम रहा है तो आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो जिस पथ से होके गुजरेगा उसी को परिपथ कहा जाएगा।
और चूंकि ये विद्युत भी उत्पन्न कर रहा है तो इसलिए विद्युत परिपथ हो गया एक बंद लूप में। लूप का मतलब एक बंद परिपथ। फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा बहती है, जिसमें फ्यूज तार भी होता है, प्रतिरोध भी होता है, स्विच भी जुड़ा रहता है, उन सभी पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग है, एक विद्युत परिपथ जैसा व्यवहार करता है। सही बात है, एक बंद संरचना में ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इसलिए ये इसके लिए विद्युत परिपथ हो गया, लूप हो गया, के रूप में होता है, उसके जैसा होता है। फिर कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है ना। अभी हमने दिखाया आपको कि चुंबकीय आघूर्ण कैसे पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की दिशा में लंबवत निकलता है घूमने के कारण। तो ये इतना बात तक हम समझ गए। आगे और क्या पॉइंट बता रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ अस्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण जुड़ा रहता है। दो तरह का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है, एक तो कक्षक के चारों ओर घूम रहा है तो यहाँ पे लंबवत, एक अपने अक्ष पे चक्कर लगा रहा है तो इसके लिए लंबवत इधर की ओर निकाल देता हूँ मैं 90 डिग्री पे। तो दो तरह का, एक अस्थायी और दोनों अस्थायी है, मतलब निश्चित रूप से हमेशा के लिए है। एक तो चक्रण और दूसरा कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, दोनों जुड़ा हुआ है इस एक इलेक्ट्रॉन से। फिर इस चुंबकीय आघूर्ण का मान भी है, चुंबकीय आघूर्ण है तो इसका मान भी है, लेकिन बहुत ही कम है। परिमाण का मतलब होता है मान। तो शब्द अगर परिमाण, माण का मतलब मान, संधि विच्छेद संधि हुआ इस कारण से न का अणा हो गया, तो मान बहुत कम होता है। इतना बात हम लोग समझ गए। चूंकि छोटा आवेश है, बहुत कम मात्रा में है ये इलेक्ट्रॉन एक, तो इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण भी बहुत कम होगा। अब यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके लिए बोर मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है इकाई के रूप में, मतलब मात्रक के रूप में। बोर मैग्नेट्रॉन, इसके लिए मात्रक का प्रयोग बोर मैग्नेट्रॉन का किया जाता है। लेकिन वही फिजिक्स में आप जाएंगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है इसके सूत्र के अनुसार। मतलब चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है, तो चुंबकीय आघूर्ण होता है धारा गुणे क्षेत्रफल। तो धारा गुणे क्षेत्रफल होता है, तो जो उसमें धारा बह रही है क्षेत्रफल हो रहा है, तो इसके लिए इसके अनुसार मात्रक निकालेंगे तो इसका हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, धारा का एम्पियर। तो ये ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन केमिस्ट्री में इसके लिए हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, म्यू बी का। तो दोनों में संबंध भी है। कितना संबंध है, तो एक जो बोर मैग्नेट्रॉन होता है एक म्यू बी, वो 9.27 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब बात आती है तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, बोर मैग्नेट्रॉन ही क्यों इस्तेमाल किया गया। कारण क्या है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर बहुत ही छोटा मात्रक है, ठीक। तो इसको मापने के लिए बड़ा मात्रक की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री में बोर मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात थी ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में, इतना सारा डिटेल में था। अब इस आधार पे इनका वर्गीकरण भी किया जाता है। चुंबकीय गुण के आधार पे ठोसों का प्रकार भी बनाया गया है। अब पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही फिजिक्स के समय चलती यहाँ पे ये मात्रक आता है। केमिस्ट्री में चुंबकीय गुण का एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप इतना बात नोट कीजिए, तब एक एक प्रकार हम पांचों में से देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पहला चुंबकीय गुण के आधार पर पहला जो पदार्थ है उसका नाम है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नाम अगर समझे बढ़िया से तो ये पदार्थ कैसे अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब हो जाता है अणु है और चुंबकीय है, चुंबक है, यह है पदार्थ है। वो चुंबक तो हम समझते हैं, चुंबक क्या करता है, आकर्षण करता है। चुंबक के अंतर्गत ना, ये अंतर्गत या इसमें में का अर्थ लेता है। चुंबक में आ रहा है कि नहीं, चुंबक के संपर्क में अगर वो आता है, अणु का मतलब उसके साथ, उसके पीछे,
उसके साथ संपर्क में भी आप बोल सकते हैं। तो चुंबक के अगर संपर्क में आता है वो पदार्थ तो वो अनुचुंबकीय है, नहीं आता है तो प्रतिचुंबकीय है। प्रति मतलब विपरीत, उससे दूर भाग रहा है। उसी तरह फिर लौह चुंबकीय, फिर उसके प्रति लौह चुंबकीय, फिर फेरी चुंबकीय। सभी को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो नाम से स्पष्ट हो गया, तो निश्चित है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन दुर्बल रूप से। दुर्बल रूप से आकर्षित होते, दुर्बल मतलब बहुत कम। बल, एक शब्द है बल। बल का मतलब हम जानते हैं जोर। दूर लग गया तो हो गया दुर्बल, अतः जोर थोड़ा कम हो गया यानी कम जोर। बल मतलब जोर, दूर मतलब कम हो गया यानी कमजोर। और वहीं पे एक शब्द आपने सुना होगा प्रबल, यानी जोर बहुत ज्यादा हो गया। प्रबल आगे जोर और बढ़ा दिया गया तो मजबूत हो जाता है, जिसको हम लोग बेजोड़ कहते हैं, है ना। दुर्बल, प्रबल, बल ये सब एक ही शब्द से आए। तो यहाँ पे कमजोर रूप से थोड़ा सा आकर्षित होता है, ज्यादा नहीं होता, हल्का होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित ये पदार्थ। फिर कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। इधर चुंबक है, चुंबक कैसा होता है, छड़ जैसा भी होता है, इधर एन इधर एस। इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके क्षेत्र में कोई भी पदार्थ आता है तो जाकर चिपक जाता है चुंबक से। वो क्षेत्र हमें भले ही नहीं दिखाई देता आँख से, लेकिन हम उसकी कल्पना कुछ इस प्रकार करते हैं कि वो इस तरह ही होगा, जो इधर से निकल रहा होगा और दक्षिणी ध्रुव में जा रहा होगा, है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये पदार्थ अगर अनुचुंबकीय पदार्थ रखा गया है तो इसी की दिशा में जाके चिपक जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। अब देखिए आगे जो जो बातें लिखी गई है उसी को मैं डिटेल में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये चुंबकीय क्षेत्र न रहने पर अपना चुंबकत्व खो देते हैं। चुंबकत्व, चुंबक में से हो गया आकर्षित करने वाला यंत्र, उसे चुंबक कहते हैं। खींचने वाला युक्ति, यंत्र, मशीन कह सकते हैं। तो उसके गुण को बताता है, आकर्षण का गुण। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जो चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र हो रहा था उत्पन्न, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। वो नहीं है तो ये अपना चुंबक वाला गुण खो देंगे, नहीं रहेगा इनमें। रहेगा तो ये भी चुंबक जैसा ही लगेंगे, ये खासियत है। फिर इनमें जो अनुचुंबकत्व है, अनुचुंबक का जो गुण है, चुंबकीय गुण, उसका कारण क्या है? तो इसका कारण यहाँ पे बता रहा है, एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे? पदार्थों में आप जितना भी यहाँ पे जो पदार्थ देख रहे हैं ये तत्व है, 114 से अधिक तत्वों का खोज हो चुका है। और पीरियडिक टेबल में आप 118 देखते हैं तो उसमें से अधिकतर खाली है, अभी खोजना बाकी है, ठीक है। तो उनमें जो चुंबकीय गुण होता है वो क्यों होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं उनका चक्रण विपरीत और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साथ में रहता है तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और चुंबकीय गुण उनका खत्म हो जाता है। जैसे ये परमाणु का नाभिक है, इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, एक कक्षा में जो वनस होता है, वनस नहीं यस कहते हैं, यस सबसेल, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं एक कक्षक में, ठीक है। 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। पी की बात करें तो उसमें तो 3 कक्षक होते हैं, एक की बात हो रही है यहाँ पर अभी, एक की। ना मैं यस लिखता हूँ ना पी लिखता हूँ, आप समझ लीजिए एक कक्षक की बात हो रही है। तो उसमें एक जो कक्षा इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है और एक लगाता है क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाते हैं। तो क्लॉकवाइज लगाते हैं, इसका आपने सुना होगा एम विन्यास होता है +½ इसका एम होता है -½ दूसरे अध्याय में पढ़ा होगा अपने क्लास 11 में। चक्रण आधा, यानी केवल ये आधा ही घूम पाते, पूरा नहीं घूम पाते। हाफ का मतलब क्लॉकवाइज में हाफ, आधा घूम पाते, यानी ये इधर आधा घूमा तो टकरा के इससे फिर
टकरा के रुक गया। ये अब चूंकि ये इधर का घूम रहा है, ये इधर का घूम रहा है, तो टकराएंगे और इनका जो घूमने के साथ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, आकर्षण खत्म भी हो जाएगा। इस कारण से आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जोड़ा में नहीं रहता है, हम लोग जानते हैं एक कक्षक को हम इस तरह बनाते थे और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिखते थे, एक इलेक्ट्रॉन को नीचे उल्टा लिखते थे। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ था m का मान अभिविन्यास। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, अकेले हैं, तब उनके अंदर आकर्षण का गुण समाहित है। किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाहते हैं, इस कारण से वो किसी न किसी को खींचेंगे, चुंबकीय गुण आ जाएगा। जो भी अयुग्मित होता है इलेक्ट्रॉन, वो अपना कक्षक पूरा करना चाहता है। पूरा करने के लिए किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, इसलिए उसके अंदर एक चुंबकीय गुण भी आ जाएगा। इसी कारण से होता है। ऐसे नहीं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता, नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है। जैसे पी कक्षक में 3 कक्षक, पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं। इसमें भरा है, इसमें भरा है, इसमें एक ही है, तो ये भी अपना एक चाहता है। अब उसको ये पाने के लिए ढूंढेगा, किसी न किसी को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। इस कारण से यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर आकर्षण का गुण है। बड़ा बढ़िया बात ध्यान देने वाली है कि चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है, मेनली होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को चाहिए अपना जोड़ा पूरा करना, इसलिए वो आकर्षण का गुण पैदा कर लेता है अपने अंदर। ठीक, लेकिन इस तरह हम बोल देते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इनके अंदर चुंबकीय गुण होता है। तो ये भी सही है। उदाहरण की बात करें, अणु जैसे NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, इन सब में भी ये गुण पाया जाता है अनुचुंबकत्व का, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में भी पाए जाते हैं। संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्व क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, इसमें भी पाया जाता है। फिर यहाँ पे धात्विक आयन भी है, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+। इन सब क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद भी कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनमें, इस कारण से ये भी अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। फिर कुछ ऑक्साइड भी हैं, भले ही ऑक्सीजन सहसंयोजन करके या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनके कक्षक में, इस कारण से ये अनुचुंबकीय हैं। यहाँ पे एक विशेष बात जो मैंने कहा था, वहाँ पे जो आपने चुंबकीय आघूर्ण का देखा था व्यंजक, वो भौतिकी के अनुसार था, फिजिक्स के अनुसार। केमिस्ट्री के अनुसार कुछ ऐसे है कि पदार्थ के अनुचुंबकत्व की माप, यानी कितना उसमें अनुचुंबकीय गुण है, चुंबकीय आघूर्ण की माप है ना, सॉरी, जो अनुचुंबकत्व की माप चुंबकीय आघूर्ण के मान से होती है। मतलब वो पदार्थ अनुचुंबकीय है कि नहीं है, इसकी जानकारी, इसकी माप हम कैसे पता करेंगे, उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालकर। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर √n×n+2 Bm, बोर मैग्नेट्रॉन। तो मात्र तो बोर मैग्नेट्रॉन ही होता है, यहाँ पे हम बोर मैग्नेट्रॉन यूज करेंगे केमिस्ट्री में। जो यहाँ पे आप n देख रहे हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अयुग्मित मतलब कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो जोड़ा में नहीं है, अकेले हैं, उनकी संख्या हम यहाँ पे रखेंगे। सिंपल, हम तो जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो पक्का वो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा। दूसरा तरीका निकालने का है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का, एक और तरीका है चुंबकीय गुण निकालने का चुंबकीय आघूर्ण के माध्यम से। ये वह फॉर्मूला हमें पता है कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर ये पता चल जाए तो हम उसको रख के पता है, अगर 0 से अधिक आ रहा है तो पक्का वो पदार्थ अनुचुंबकीय है, 0 आ रहा है तो प्रतिचुंबकीय है। जैसे मान लीजिए इनमें से कोई Fe2+ है, इसका मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, लास्ट में कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन है जो जोड़ा में नहीं है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो म्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √2 Bm। हल करेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 8 Bm, और निश्चित इसका मान 2√2 आएगा, है ना, Bm। तो ये 0 से अधिक है, 2√2 Bm 0 से अधिक है, तो निश्चित है कि ये
जीरो से अधिक है तो अनुचुंबकीय पदार्थ है, जीरो होगा तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि जीरो का मतलब कोई चुंबकीय गुण उसके अंदर नहीं है, यानी वो प्रतिचुंबकीय बन चुका है। तो ये है यहाँ पे दूसरा तरीका चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। यहाँ पे केमिस्ट्री के अनुसार इस बात को आप नोट कीजिए, तब हम लोग दूसरा पदार्थ देखेंगे। अब हम लोग दूसरा पदार्थ देखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ये पदार्थ कैसा है, तो ये प्रतिचुंबकीय है, यानी चुंबक के विपरीत गुण रखने वाला है। चुंबक अनुचुंबकीय के विपरीत, प्रति मतलब उसके उल्टा, यानी ये आकर्षित नहीं होगा, प्रतिकर्षित होगा, दूर भागेगा। चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा बल्कि चुंबक के विपरीत भागेगा। कह रहा है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। दुर्बल मतलब कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, इतना भी नहीं कि बिजोड़ एकदम दूर भागते नहीं, हल्का हल्का धीरे धीरे चुंबक से दूर भागते हैं। चुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है, प्रतिचुंबकत्व। तो ऐसे कौन से पदार्थ है जो प्रतिचुंबकीय गुण रखते हैं, या क्या कारण है कि प्रतिचुंबकीय गुण रखते हैं? तो बता रहा है कि उन पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। मैंने बताया ना, जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तो उनको जोड़ा बनाना होता है, इसलिए वो आकर्षण का गुण अपना लेते हैं। लेकिन जब जोड़ा भरा हुआ है तो वो अब दूर भागते हैं, मतलब अब जगह नहीं है। जैसे एक सीट पे 5 लोगों के लिए बैठने का जगह है, तो 5 लोग भर गए, तो अब छठवा भाई बैठेगा तो जबरदस्ती अब उसको लोग ढकेल के दूर भगाएंगे ही। उसी तरह यहाँ पे होता है कि कक्षक में भाई पूरे अयुग्मित हो गए, युग्मित सभी हो गए, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको दूर भगाया जाएगा, इसलिए प्रतिकर्षित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने से, मतलब जोड़ा में होने से, उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दिखाते। मैंने बताया कि ये नाभिक होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं किसी एक कक्षक में, तो एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों है तो एक दूसरे से टक्कर करेंगे, एक दूसरे का आघूर्ण खत्म कर देंगे, मतलब एक दूसरे को जो घूमने वाली गति उसको निरस्त कर देंगे। निश्चित है चुंबकीय गुण भी इनका निरस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जोड़े में होने के कारण होता है, नहीं, ये जोड़े में होने के कारण जो गति करते हैं एक दूसरे के विपरीत करते हैं, इस कारण से होता है, चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो H2O में जो भी परमाणु है सभी के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुके हैं। NaCl में भी, बेंजीन में भी, Zn में भी होता है, ये प्रतिचुंबकीय ही होता है। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। आप इसको 1s2 2s2 करके इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिख के देख सकते हैं। Cd का भी Cu+ आदि सबका है। तो अब हम लोग तीसरा पदार्थ देखेंगे, इस बात को नोट कीजिए तब तक। अब हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ देखेंगे, तीसरा, इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। अब बात आती है कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ तो हम समझते हैं, लेकिन इसमें लग गया लौह। लौह का मतलब हम लोहा से समझते हैं, लोहा चूंकि कठोर होता है इसलिए हम लोग लौह। तो इसमें केवल लोहा ही नहीं आएगा, लोहे जैसे अन्य तत्व भी आ जाएंगे, जिसके अंदर प्रबल, लोहा का मतलब मजबूत होता है, वही शब्द से, चूंकि लोहा जो धातु था वो भी कठोर था, बहुत ही मजबूत था, इसलिए उसका भी नाम लोहा रख दिया गया। लेकिन लोहा का वास्तव में अर्थ होता है मजबूत, जो मजबूती से आकर्षित हो चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये पदार्थ बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। प्रबलता मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से। अब आकर्षित होते थे, अनुचुंबकीय लिखना चाहिए था। तो अनुचुंबकीय में क्या लिखा गया था कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जब दुर्बल रूप से आकर्षित होगा तो केवल अनुचुंबकीय, लेकिन ज़्यादा प्रबल हो जाएगा तब वहाँ पे अनुचुंबकीय नहीं कहेंगे उसको, उसी को हम अब लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। इसलिए यहाँ पे उसका अनुचुंबकीय न रख के लौह चुंबकीय रख दिया गया। और बता रहा है कि ये अस्थायी रूप से चुंबकित भी किए जा सकते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अगर हटा भी लेते हैं फिर भी ये अस्थायी चुंबक बन जाएंगे, इससे हम पदार्थों को आकर्षित कर सकते हैं। फिर आगे बता रहे कि ठोस अवस्था में जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अब लौह चुंबकीय पदार्थ में ज़्यादातर धातु ही आते हैं, वो भी संक्रमण धातु, डी ब्लॉक के तत्व ही आते हैं।
तो इसके जो धातु आयन है छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं और उन्हें डोमेन कहा जाता है। धातु के जो आयन है प्लस आवेश वो छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं। ऐसे मान लीजिए लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसका मैंने केवल अभी कट भाग लिया है। माइक्रोस्कोप से देखकर हम लोग अगर ध्यान से किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को देखें माइक्रोस्कोप से या लेंस से, तो उसमें आपको कुछ भाग सफ़ेद तो कुछ भाग काला होता नजर आएगा। फिर वही काला भाग कभी सफ़ेद हो जाएगा, कभी काला नजर आएगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति करने के कारण। वो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे खंडों में बटे रहते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। आप बगल पे यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा भी दूंगा। ये कह रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। डोमेन किसे कहा जा रहा है? जब यही धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित है तो इन्हें डोमेन कहा जा रहा है। धातु आयन में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन ही तो रहते हैं। तो अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसी भी पदार्थ को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको कुछ मैं भी तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन जैसा दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें कुछ खंड जैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह खंड जैसा, कुछ इधर, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ठीक, इस तरह लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत दिखाई देगा। कुछ भाग सफेद होंगे, कुछ भाग काला होगा। ये होता क्यों है? ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो इलेक्ट्रॉनों के अनियमित रूप से सजे होने के कारण। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह सजे होंगे, इसको मैं इस तरह दिखा दे रहा हूँ। कुछ इधर की ओर सजे होंगे, कुछ इधर की ओर सजे होंगे, कुछ इधर की ओर होंगे इलेक्ट्रॉन। ये इधर उधर गति करते रहेंगे, तो इसलिए कुछ भाग सफेद होगा तो कुछ भाग काला होगा। कुछ इस तरह होंगे, कुछ इस तरह होंगे। अब सभी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अपने चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, यानी चुंबकीय आघूर्ण इनका खत्म हो जाएगा। क्योंकि विपरीत इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आघूर्ण को खत्म कर देते हैं टकरा कर। इन प्रत्येक खंड को डोमेन कहा जाता है। डोमेन का वैसे अर्थ परिसर होता है, रेंज होता है। तो छोटे छोटे खंड को डोमेन के ये प्रांत भी कहा जाता है इनको। ये शब्द भी आम शब्दों से ही लिया गया। जैसे एक देश के अंतर्गत जितने भी राज्य उनको डोमेन कहा जाता है, प्रांत राज्य कहा जाता है। उसी तरह इस बड़े पदार्थ में छोटे छोटे खंड है, इसलिए इनको डोमेन कहा गया। अब इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो गया। इतना बात पता चला। क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर सब घूमे हुए हैं। अब बता रहा है कि प्रत्येक डोमेन चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक डोमेन चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगर बाकी छोड़े, एक को उठाएं तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करे, क्योंकि सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही ओर है समूहित। लेकिन सभी को देखें तो चुंबकीय आघूर्ण मिला के सभी पदार्थ का खत्म हो जाता है। आगे बता रहा है, जब चुंबकीय आघूर्ण खत्म हो जाता है तो चुंबकीय कैसे है, उसी बात को हम आगे समझ जाएंगे। ये पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अब बात क्लियर हो गई कि जब इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो सभी डोमेन, इसमें आप जो इलेक्ट्रॉनों का डोमेन समूह देख रहे हैं, सभी के सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाएंगे। सब एक ओर हो जाएंगे। जिधर चुंबक है उसी की ओर सभी के इलेक्ट्रॉन सभी सीधे हो जाएंगे। अभिविन्यासित मतलब उसी की दिशा में हो जाना, विन्यास धारण कर लेना। और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है जब सभी चुंबक, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही ओर हो गए। बहुत ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बहुत ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया तो बहुत ज्यादा जोड़ा ढूंढेगा अपना मेंटेन करने के लिए। इस कारण से सभी मिलकर बहुत बड़ा आकर्षण उत्पन्न करेंगे। इसलिए पदार्थ क्या बन जाता है? लौह चुंबकीय बन जाता है। यानी यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, अयुग्मित सब एक ही दिशा में अभिविन्यासित होंगे। यहाँ पे आप जो पीछे क्लास में पढ़ेंगे इस तरह डब्बा में करके दिखाऊंगे, लेकिन डब्बा कौन सा डब्बा फिक्स होगा नहीं पता, इसलिए हम लोग उसको स्वतंत्र बना दिए। आप 5 भी ले सकते हैं, 3 लेते हैं तो पी ऑर्बिटल, 5 लेते हैं तो डी ऑर्बिटल। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में होंगे।
अब हटा लेंगे तो क्या इधर फिर पहले जैसे हो जाएंगे? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र अगर हटा भी लेते हैं तो डोमेन का क्रम नहीं बदलता, उसी तरह रह जाता है। और जब उसी तरह रह जाता है तो अब पदार्थ क्या बन जाता है? अस्थायी चुंबक, यानी हमेशा के लिए चुंबक बन जाता है। अस्थायी का मतलब हमेशा के लिए। ऐसे कौन से पदार्थ हैं? तो लोहा है, कोबाल्ट भी ऐसा गुण रखता है, निकेल भी रखता है। निकेल को हमने देखा अनुचुंबकीय पदार्थ में भी, तो कभी कभी दुर्बल रूप से भी काम करता है, प्रबल रूप से भी काम करता है। CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड भी, FeO भी, Ni2 भी, बहुत सारे होंगे आदि। इस बात को नोट कीजिए। तब हम चौथा देखते हैं। अब चौथा जो पदार्थ है वो है प्रतिलौह चुंबकीय, यानी ये लौह चुंबकीय के बिल्कुल उल्टा व्यवहार करेगा। प्रति मतलब उसके विपरीत व्यवहार करेगा। तो सिंपल समझ में आ रहा बात। एंटीफेरो, एंटी का मतलब भी जैसे वायरस का एंटीवायरस, उसके विपरीत वाला वायरस, उसको नष्ट करने वाला, उसी तरह यहाँ पे भी है। इन पदार्थों में डोमेन की संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के समान ही होती है। जैसा लौह चुंबकीय पदार्थ में था बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन खासियत क्या है कि इनमें जो डोमेन होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं, अभिविन्यासित रहते हैं, सजे रहते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। अब उनमें जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के विपरीत सजा है, फिर अगला वाला भी सजा हुआ है, उसी तरह आगे सजे हुए हैं। तो अब एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण नष्ट कर दिए। मतलब वो पदार्थ में जो डोमेन बनाया हमने, इसमें सब एक दूसरे के विपरीत सजे हुए हैं सभी में। तो इस कारण से सभी का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो चुका, नष्ट हो चुका, यानी कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाएंगे। इस कारण से प्रति लौह चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे में MnO है, मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ट्राईऑक्साइड है, ये सब ऐसा व्यवहार दिखाते हैं। इस बात को नोट कीजिए। तब एक लास्ट है फेरो चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, जो लौह चुंबकीय और प्रतिलौह के जैसा ही है, लेकिन इनसे भी थोड़ा हट कर है। उसको लास्ट है, देख लेते हैं। अब हम लोग लास्ट एक इसका है पांचवा भाग, इसको कहा जाता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है कि जब पदार्थ में असमान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत संरेखित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी चुंबकीय गुण भी होगा इनके अंतर्गत, लेकिन असमान संख्या में, कोई समान संख्या में नहीं है। अब इसलिए विपरीत, अभी विपरीत संरेखित है, असमान संख्या में विपरीत संरेखित है, समान संख्या में नहीं है। इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, असमान संख्या में है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए वह क्या कहा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य नहीं होगा। ये लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित हो जाते हैं, एक तरफ संरेखित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन असमान संख्या में हैं और सब एक दूसरे के विपरीत संरेखित है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ही बना देता हूँ। कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर संरेखित है, और भी असमान संख्या में, 3, 2 ऊपर है तो 3 नीचे, फिर इस तरह है। यहाँ पे देख रहे हैं असमान संख्या में, ये इसका चुंबकीय गुण इससे निरस्त हो गया, इसका इससे हो गया, लेकिन बाकी तो शेष बच गए। इस कारण से अनुचुंबकीय गुण इनमें रहता है, यानी आकर्षण का गुण इनमें रहता है। थोड़ा दूर दूर बना देंगे, पास पास नहीं बनाएंगे। यानी इस तरह है, इस तरह है, तो कोई विपरीत भी है संरक्षित, असमान संख्या, 2 होना चाहिए, 3 हो गए यहाँ पे, फिर इस तरह, फिर आगे। इस कारण से ऐसा है, एक सीधा दूसरे विपरीत का चुंबकीय गुण निरस्त कर देता है। ये इसका कर देगा, ये इसका कर देगा, लेकिन ये इसका कर भी देगा तो एक रह ही जाएगा, अनुचुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण रह ही जाएगा। इसलिए इनके अंतर्गत आकर्षण का गुण हो जाता है।
तो इन्हें अनुचुंबकीय ना कहकर फेरी चुंबकीय कहते हैं, क्योंकि असमान संख्या में होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ से थोड़ा कम ही आकर्षित होते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे मैग्नेटाइट है Fe3O4 मैग्नेटाइट, फिर फेराइट भी आ जाता है Mg Fe2O4 Zn Fe2O4 में Zn Mg कोई भी संक्रमण धातु आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, उसको फेराइट कहा जाता है। ये ऐसा व्यवहार दिखाते हैं। कुछ विशेष पॉइंट है कि अगर इन पदार्थों को अगर हम गर्म करें तो गर्म करने पर ये फेरी चुंबकत्व को खो देंगे, यानी इनका अयुग्मित जो असमान संख्या वाला है वो अब थोड़ा समान संख्या में आ जाएगा और क्या बन जाएंगे, अनुचुंबकीय बन जाएंगे। फेरी चुंबकीय गुण इनका खत्म हो जाएगा, अनुचुंबकीय गुण इनमें आ जाएगा, लेकिन रहेंगे चुंबकीय। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सब युग्मित हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। जैसे में देख ले तो ये Fe2O3 एक ये जो पदार्थ है कमरे के ताप पे फेरी चुंबकीय रहता है, लेकिन और ज़्यादा गर्म करते हैं 850 केल्विन तक तो क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय। तो कमरे का ताप कितना होता है, कमरे का ताप 298 केल्विन होता है। इसको 25 डिग्री माना जाता है, लगभग सामान्य ताप माना जाता है कमरे का ताप को। तो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ऊंचे ताप पे क्या बन गया, अनुचुंबकीय बन गया। तो ये ठोस अवस्था का लास्ट हेडिंग था जो कि मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया। अब हम लोग अगले वीडियो विलियन वाले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। कुछ आपके अगर आपको आप प्राइवेट किताब से पढ़ते हैं उसमें कुछ हेडिंग छूट गया है जो आपके एग्जाम में वहाँ से पूछ देता है, तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं विलियन वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।